हेलो। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं संचयन भाग 1 का पाठ 2 स्मृति के आगे का अंश पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम पिछले अंश का थोड़ा सा सार समझा देती हूँ कि प्रस्तुत पाठ जो है लेखक श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित है। इन्होंने अपने बाल्यावस्था की एक घटना का बड़ा ही रोचक और सजीव चित्रण किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतना रोमांचक है कि पाठक जो है उसमें पढ़ते पढ़ते एकदम रोमांचित हो जाता है और गंभीरता से उस परिस्थिति को सोचने पे विवश हो जाता है। यहाँ पे लेखक जो है बचपन में जो कौतूहलवश जो बच्चे शरारत करते हैं और उसके फलस्वरूप कभी कभी परेशानी में फंस जाते हैं, उसका एक बड़ा ही सजीव चित्रण उन्होंने किया है। बचपन की एक घटना है कि जब वो घर से स्कूल जाते थे और इनके साथ बच्चों का एक झुंड हुआ करता था और ये लोग जाते समय एक सूखा कुआं था जिसमें एक बड़ा ही जहरीला विषधर रहता था। पता नहीं कैसे वह उसमें गिर गया था, इसका पता नहीं है, परंतु वह जो है ये लोग जाते समय उसको देखते थे और उसके बाद उसमें जो है वे ईंटें या ढेला फेंकते थे जिससे कि वह फुसकार मारता था और इन लोगों को उसी में आनंद आता था। एक बार इनके भाई ने बचपन में इनसे कहा कि कुछ चिट्ठियां हैं जो कि मक्खनपुर डाकखाने में डालना है और बहुत ज़रूरी चिट्ठी है। ये दोनों भाई लेकर निकले, परंतु आदत से विवश होकर वे उसी कुएं के पास गए और वहां जाते ही उन्होंने टोपी के अंदर जो चिट्ठी रखी थी उसे भूल गए थे और टोपी निकाल करके जैसे ही कुएं में ईंटा डालने जाते हैं कि वो टोपी में से चिट्ठी जो है सीधे कुएं में गिरने लगती है और टोपी में से चिट्ठी गिरने लगती है तो वो उसे पकड़ने के लिए छलांग मारना चाहते हैं, परंतु अब हाथ से वो चिट्ठी निकल चुकी होती है और उसके बाद का जो वर्णन है वो हम आगे पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढांडे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का जो उफान आता था, पलकों के ढकने भीतर भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। लेखक कह रहे हैं कि जब चिट्ठी गिर गई, निराशा और हताशा में ये क्या करेंगे इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। छोटा भाई जो है डर के मारे दहाड़ मारकर रोना शुरू किया और ये जो है चुपचाप आंखों से इनके आंसू गिरने लगा। इनके मन में एक निराशा हो गई और उसके साथ साथ उनके पीटे जाने का भय भी था कि भाई को यदि पता चले तो बुरी तरह से उनकी पिटाई होगी। उसके साथ उद्वेग माने बेचैनी, चिट्ठी गिरने के बाद जो बेचैनी थी कि अब क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इस बेचैनी में वो जो है रोने का उफान आता था जैसे पतीली में पानी गर्म होता है तो पानी जो है उफान यानी कि ऊपर उठना, पतीली का जो पानी है वो ढक्कन सहित ऊपर उठने लगता है। उसी तरह से आंसू भी इनके आंखों के बाहर निकलना प्रारंभ हो गए। अब कह रहे हैं उसे रोकने का प्रयत्न करते थे परंतु वो रुकते नहीं थे और कपोल यानी गाल, कपोल यानी कि गाल, कपोल यानी कि गाल कह रहे हैं कि कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। कितना भी रोकने का प्रयास करो आंसू रुकते नहीं थे और कपोलों पर वे आंसू ढुलक जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले
और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। लेखक कह रहे हैं कि हताशा में, निराशा में जब आदमी व्यक्ति जो है डर उसके मन में समा जाता है, तो अचानक माँ का आश्रय उसे याद आता है। लगता है कि माँ इस विपत्ति से उसे उबारेगी। इसी तरह से उनको भी अपने माँ की याद आई और उन्हें लगता था कि माँ की गोद मिलती तो मैं उसमें समा जाता और माँ अपनी छाती से लगा करके मुझे प्यार करती और कहती कि कोई बात नहीं है, चिट्ठी फिर से लिख ली जाएगी। और उस समय तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सारी मिट्टी डाल दे। तरह तरह के विचार उनके मन में आ रहे थे इस विपत्ति में। तबीयत करती थी, तबीयत करना यानी मन करना। मन उनका करता था कि एक ऐसा किया जाए कि चिट्ठी कुएं में गिर गई है, अब जो है कुछ मिट्टी लेकर के उसमें डाल दें और जाके घर में बोल दें कि चिट्ठी डाल आए। परंतु मुश्किल की बात ये थी कि ये झूठ बोले नहीं थे, झूठ बोलना जानते नहीं थे, और यदि सत्य बोलते तो घर जाकर रुई की तरह धुनाई होती। रुई की तरह धुनाई का मतलब है पिटाई होती, बहुत बुरी तरह से पिटाई होती। तो मार के ख्याल से शरीर ही नहीं, मन भी कांप जाता। जब उन्हें मार की याद आती कि मार पड़ेगी, तो उनका केवल शरीर ही नहीं, मन भी कांप जाता। मन कांप जाना यानी भयभीत हो जाना, बहुत बुरी तरह से वे डर जाते थे जब उनको ये लगता था कि घर जाके बहुत बुरी तरह पिटाई होगी। सच बोलकर पिटने से भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। कह रहे हैं कि अगर हम सच बोलते तो घर जाके पिटाई होने का जो भय था वो मन में आ रहा था, और दूसरी बात यदि झूठ बोलते कि चिट्ठियां हमने डाल दी तो उसके न पहुंचने के पर जो सारी जिम्मेदारी का बोझ, क्योंकि भाई ने निकलते समय उनसे कह दिया था कि चिट्ठियां बहुत ज़रूरी हैं और आज ही निकल जानी चाहिए, तो ये जो जिम्मेदारी का बोझ था उससे वे दबे हुए थे। एक तरह से दुधारी तलवार उनके ऊपर पड़ी थी, दोनों ही तरफ से उन्हें नुकसान था। एक तरफ उन्हें पिटने का भय था, दूसरी तरफ जिम्मेदारी के बोझ से वे दबे थे, और इस तरह से वे कुएं की पाट पर बैठे हुए सिसक रहे थे। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आया। लगभग 15 मिनट तक वे इसी सोच विचार में पड़े थे कि क्या किया जाए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था माने शाम ढलने वाली थी, दिन वो समाप्त होने वाला था, शाम होने वाली थी। तो इसी तरह से क्योंकि जाड़े की रात है, ठंड के समय ज़्यादा जल्दी शाम हो जाती है, तो उधर दिन का बुढ़ापा ढल रहा था। दिन का बुढ़ापा ढलना यानी कि शाम होने को आना। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी। तबीयत करना मतलब मन करना, कहीं मन करता था कि कहीं भाग जाए ताकि जो है इस विपत्ति से बच जाए, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। कर रहे लेकिन उनको एक तरफ मार खाने का डर और दूसरी तरफ जिम्मेदारी की जो दुधारी तलवार, ये दोनों चीज़ें दोनों धार वाली तलवार, माने जिसके ऐसा तलवार जिसके दोनों तरफ धार हो, तो दोनों ही उनको तकलीफ देने वाली थी। एक तो उनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ था और दूसरी तरफ उनके मार खाने का भय था। सच बोलने पे मार खाते और अगर झूठ बोलते तो जिम्मेदारी के बोझ तले दबे थे। इन दोनों दो धार वाली तलवार उनके सामने लटक रही थी कि वह किस प्रकार से वह इससे बचे, ये उनके मन में बात चल रही थी। बड़े ही बेचैन होकर के वे इन सब के बारे में सोच रहे थे। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। अब उनके मन में कुछ बात आई जो कि एकदम असंभव सी बात थी। वे कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प यानी कि पक्का इरादा। दृढ़ संकल्प यानी
पक्का इरादा। कह रहे हैं दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। दुविधा किसी काम को करने में जब आदमी निश्चय न कर सके उसको दुविधा की स्थिति कहते हैं। तो दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। यदि मन में इंसान कोई बात दृढ़ता से मान लेता है, अगर सोच लेता है, तो जो मन में दुविधा होती है, दुविधा यानी कि क्या करे क्या न करे वाली स्थिति जो होती है, वह अपने आप समाप्त हो जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। उन्होंने मन में एक इरादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया, और उसके कारण उनकी जो दुविधा थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे अब कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालेंगे। कितना भयंकर निर्णय था! ये निर्णय बहुत ही भयंकर था, क्योंकि ये संभव नहीं था और बड़ा ही असंभव सा कार्य था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार में से भिड़ने को तैयार हो जाता है। लेखक कह रहे हैं कि यह निर्णय जो उन्होंने किया था, दृढ़ निश्चय उन्होंने जो किया था कि कुएं में जाकर चिट्ठियां निकाल लाएंगे, वह अत्यंत भयंकर निर्णय था। परंतु जो व्यक्ति मरने को तैयार हो जाए, जिसे मृत्यु का भय न हो, उसे क्या, उसके लिए कोई भी निर्णय हो, कोई उसका भय नहीं है। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग भी स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार रहता है। कह रहे हैं कि या तो कहिए मूर्खता, इस निर्णय में या तो कहिए कि मूर्खता थी, या तो कहिए बुद्धिमत्ता थी। तो कह रहे हैं कि बुद्धिमत्ता या मूर्खता दोनों किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए यदि इन दोनों का मार्ग अपना, इन दोनों के बदौलत यदि मौत को इंसान स्वीकार कर ले, और भी जानबूझकर मौत को स्वीकार कर ले, तो उसको संसार से क्या भय? वो संसार के सामने, वो सबके सामने दृढ़ होकर के खड़ा हो जाता है। उससे भिड़ने के लिए चाहे कोई भी परेशानी हो, किसी तरह की परेशानी विपत्ति जो भी आए, उससे वह भिड़ने के लिए भिड़ना माने सामना करना, उससे वो सामना करने को तैयार हो जाता है। और फल, लेखक फिर अपने मन में सोचते हैं कि इसका फल क्या होगा। उसे फल की क्या चिंता। लेकिन एक तरफ जो है करें, जो मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है, जो मन में ठान लेता है, उसे तो फल की कोई चिंता ही नहीं होती है कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। कह रहे हैं कि फल जो है, परिणाम जो है, किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। अगला जो चाहे वह फल दे, यानी कि फल ईश्वर के हाथ में है। और उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। अपने मन में उन्हें दोनों तरह का भय था। या तो घर जाते सच बोलते तो मार खाते, और दूसरी तरफ अगर झूठ बोलते तो जिम्मेदारियों का बोझ तले दबे थे। तो उन्होंने एक तीसरा रास्ता अपनाया कि वे अंदर जा कर के चिट्ठी निकाल लाएंगे। कह रहे हैं कि यदि उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया, और यही निर्णय इस प्रकार वे जो है मन में ठान लेते हैं कि वो विषधर से भिड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और वहाँ से वह किसी भी तरह से चिट्ठी निकाल लाएंगे। पासा फेंका था। जब जुआ खेलते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका तो निर्णय पासे के द्वारा ही होगा। तो वही कह रहे हैं कि ये उन्होंने पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो या सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। कह रहे हैं कि अगर उन्होंने एक तरह से जुआ खेला था, या तो मौत हो जाती या सांप से बचकर दूसरा जीवन मिल जाता। उन दोनों में से किसी की उनको कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूँगा।
इस दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। लेखक कह रहे हैं कि उन्हें अब फल की न चिंता थी और न मरने की चिंता थी। उन्होंने मन ही मन मौत का आलिंगन कर लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि वह अंदर जाएंगे तो सांप इतना जहरीला है, तो निश्चित रूप से वे अगर सफल रहे तो मौत के मुंह में चले जाएंगे। अब उन्होंने मौत का आलिंगन कर लिया था और सांप से बचकर दूसरा जन्म या तो मिलेगा, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। पर उनको ये विश्वास था कि अगर वे नीचे गए तो निश्चित रूप से अपने डंडे से सांप को मारेंगे, फिर चिट्ठियाँ उठा लेंगे। बस इसी दृढ़ विश्वास से, क्योंकि उनको अपने डंडे पर और अपने पर बड़ा विश्वास था, वे सोच रहे थे कि यदि मैं नीचे गया तो निश्चित रूप से जिस डंडे से उन्होंने बचपन में कई सांप मारे थे, तो सोच रहे थे कि इसी डंडे से मैं सांप को अवश्य मार दूंगा और फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। इसी दृढ़ विश्वास के बूते मने इसी के भरोसे, बूते पर यानी कि भरोसे पर वे कुएं पे घुसने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया। कुएं में घुसने की ठानी यानी कुएं में नीचे उतरने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया, विचार बना लिया। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। लेखक कहते हैं फिर वे कैसे तैयारी करते हैं नीचे उतरने की, उसी की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि छोटा भाई रोता था क्योंकि वह समझदार तो नहीं था, तो उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे बुला रही है नीचे, यानी कि वह भाई नीचे जाएगा तो निश्चित रूप से वो मौत का शिकार हो जाएगा। यद्यपि वह शब्दों से नहीं कहता था, मतलब कि उसको इतनी बुद्धि नहीं थी, तो वह केवल रोता ही जा रहा था, वो कोई शब्द से अपने भावों को व्यक्त नहीं कर रहा था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। कह रहे हैं कि ये बात सत्य है कि मौत जो है अपने नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, यानी कि विषधर जो है ये नीचे अगर जाएंगे तो वह निश्चय ही इन पर प्रहार करेगा और जिसके कारण इनकी मौत हो सकती है। अब वे बोल रहे हैं कि मौत से मुठभेड़ करने के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा, यानी कि उन्होंने एक वो योजना बनाई कि जो उनकी धोती, भाई की धोती और जो गमछा ये सब सारा था, उन सबको उन्होंने एक दूसरे से बांधा और रस्सी की तरह उसे नीचे झुलाएंगे और नीचे लटकाएंगे, और नीचे लटकाने के बाद वो उसी के भरोसे नीचे उतरेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि नग्न मौत से मुठभेड़ करने के लिए उन्हें भी नग्न होना पड़ा, यानी कि अपनी धोती उतारनी पड़ी। से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ, कुछ रस्सी। अब कह रहे हैं कि छोटा भाई भी नंगा हुआ, यानी छोटे भाई ने भी अपनी धोती दे दी। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी था। कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था, इसीलिए 5 धोतियाँ हो गई और कुछ रस्सी मिला करके कुएं पे उतने की जो गहराई है उसको नापना आसान हो गया। कह रहे हैं उसके आगे कि हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। वे धोतियों को बांधते हैं और धोती बांध करके खूब उसको खींच के देख लेते हैं कि उनकी धोती की जो गांठ है वो मजबूत है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे लटकने पे बोझ पा करके ये गांठ खुल जाएंगे। तो उसको खींच के उन्होंने आजमा लिया, यानी कि उसको देख लिया कि वो गांठें कड़ी हैं कि नहीं। अब आगे कहते हैं कि डंडा कड़ी है कि नहीं, अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। पूरा योजनाबद्ध ढंग से उन्होंने नीचे उतरने का प्रयास किया।
उसमें अपने तरफ से कोई भी कोताही उन्होंने नहीं बरती। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। कह रहे कि धोती के दो छोर थे, एक एकदम नीचे जाने वाला था। जो नीचे जाने वाला छोर था उस छोर में मैंने डंडा बांध दिया और दूसरे छोर को मैंने कुएं के डेंग में, कुएं का जो जिसके भरोसे पे रस्सी नीचे जाती है और पानी बाल्टी का ले करके आते हैं, तो उसको कहते हैं डेंग। तो कह रहे वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, जिस पे जो है डोरी डाल के खींचते हैं ऊपर और नीचे डालते हैं, तो उसको बोलते हैं डेंग। के चारों ओर एक चक्कर दे करके उसमें गांठ लगा दिया मजबूती से और फिर भाई को उन्होंने वह पकड़ा दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था और इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। छोटा भाई बहुत छोटा था, क्योंकि वो बहुत छोटा था तो बहुत मजबूती से पकड़ने के काबिल नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसको डेंग से बहुत मजबूती से बांध दिया और फिर छोटे भाई को उसको पकड़ने के लिए उन्होंने कहा, उसको भी ये कहा कि तुम इसको बहुत मजबूती से पकड़े रहना। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। अब चूँकि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि नीचे जाके वे पत्र निकाल कर लाएंगे, चिट्ठी निकाल के लाएंगे, तो वे जो है उस धोती का जो लंबी सी धोती बांध के उन्होंने तैयार की थी, उसके भरोसे वह नीचे कुएं में घुसने लगे। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। वो जब नीचे जाने लगे तो उनका भाई जो है रोने लगा, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि वह नीचे जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उनको विश्वास था कि वह जब नीचे जाएंगे तो वो निश्चित रूप से वो सांप को मार ही डालेंगे, और इस बात का उन्होंने अपने भाई को आश्वासन दिया। आश्वासन का अर्थ होता है भरोसा। आश्वासन यानी भरोसा। आश्वासन यानी कि भरोसा। उन्होंने अपने भाई को आश्वासन दिया कि वे निश्चय ही नीचे जाने पर उस सांप को मार देंगे, और उनका विश्वास भी यही था, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कई सांप मारे थे। उसका उन्हें पूरी तरह से विश्वास था कि वे नीचे जाएंगे तो निश्चित रूप से सांप को मार ही डालेंगे, और ये सोच करके उन्होंने अपने भाई को आश्वासन दिया। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल एक मुहावरा है। बहुत आसान कार्य को कहते हैं बाएं हाथ का खेल। तो कह रहे हैं कि उनके मन में ये बहुत दृढ़ विश्वास था कि वे जब नीचे यदि उतरे तो निश्चित रूप से वो सांप को मार ही डालेंगे, क्योंकि ये उनके बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल यानी कि उनके लिए बहुत आसान है। वे इसके पहले कई सांप इस प्रकार मार डाले हैं, और इस कारण से उनको पूरा दृढ़ विश्वास था उनके मन में कि यदि वो नीचे गए तो निश्चित रूप से वह सांप को मार डालेंगे। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होऊंगा तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक कह रहे हैं कि जब वो 4-5 गज ऊंचाई पे रहे होंगे कुएं की धरातल से, कुएं की जो सतह है, क्योंकि कुआं सूखा था, उसमें पानी नहीं था,
तो सूखा कुआं होने के कारण कह रहे हैं कि उसकी धरातल दिखाई दे रही थी, कुएं की सतह से जब वे 4-5 गज रहे होंगे ऊंचाई पे, तब उन्होंने नीचे की ओर ध्यान से देखा। जब उन्होंने नीचे ध्यान से देखा तो उनको दिखाई दिया कि सांप जो है अपना फन फैलाए हुए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ है। सांप भी अपनी पूरी तैयारी में था। जब इनको उतरते हुए देखा तो वह भी अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी पे था। तो कह रहे हैं कि सांप जो था वह 4-5 गज ऊंचाई पे ये जब थे, तो कह रहा है कि सांप जो है फन को फैलाए हुए धरातल से एक हाथ ऊंचाई पर उठा हुआ लहरा रहा था। मतलब वो उतरने की उनके उतरने की राह देख रहा था। उसका सांप के जो पूंछ है और पूंछ के समीप का जो भाग है, हिस्सा है, वो धरती पर था। बाकी उसका शरीर जो है एक हाथ ऊंचाई पर था। यानी कि वह भी इनके उतरने की राह ही देख रहा था। वह भी पूरी अपने दुश्मन की योजना के अनुरूप वो अपनी भी योजना बना के रखा था, क्योंकि उसे भी अपने दुश्मन का सामना करना था। अब कह रहे हैं आगे कि प्रतीक्षारत ये जो सांप था, वह जो है अपने दुश्मन की हर वार का जवाब समुचित जवाब देने के लिए वह भी एकदम पूरी तरह से तैयार था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठ गया। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था कि धोतियों को बांधा था। धोती के एकदम अंतिम छोर पे उन्होंने डंडे को बांध दिया था, जिस डंडे से इनको वार करना था। क्योंकि हाथ खाली रख के नीचे उतरे थे, क्योंकि हाथ अगर खाली नहीं रहा तो वो नीचे उतर नहीं पाएंगे। दोनों हाथों से वे धोती को पकड़े हुए थे और धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। तो कह रहे हैं कि जो अंतिम छोर था जिसमें डंडा बंधा हुआ था, वो इनके उतरने की गति के साथ ही डंडा जो है इधर उधर हिल रहा था। उसी के डंडे के हिलने के कारण शायद उनके उतरने को सांप ने समझ लिया था, और वह भी अपने घातक प्रहार के आसन पर बैठा था। घातक यानी एकदम चोट लगाने वाला, चोट पहुंचाने वाला जो आसन है। आसन माने बैठने का जो तरीका है। मतलब वो अपने इस प्रकार वो बैठा था कि वह अपने जो अपना दुश्मन है यानी कि लेखक, उस पर वो प्रहार कर सके। और भी घातक प्रहार, घातक यानी कि चोट पहुंचाने वाला जो प्रहार है उसको वह कर सके। उसी आसन पे बैठा था, मतलब उसी ढंग से वो बैठा था कि वह जैसे ही उनका दुश्मन उतरे और वह तुरंत उस पर प्रहार करे। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और फुफकार मारता है, मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। कह रहे हैं कि जैसे सपेरा बीन बजाता है और सांप जो है क्रोध में फन फैलाकर खड़ा होता है, जिस प्रकार से ये और फुफकार मारकर चोट करता है, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार इस समय सांप भी अपने शरीर की आकृति बनाए हुए था। वह भी उसी आसन पे बैठा हुआ था। जैसे कि सपेरा जब बीन बजाता है तो वे जो है क्रोधित होकर के फन फैला करके फुफकार मारते हैं। उसका प्रतिद्वंद्वी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। प्रतिद्वंद्वी कह रहे हैं विपक्षी जो होता है उसको। प्रतिद्वंद्वी मतलब विपक्षी। कह रहे हैं कि उसका मैं प्रतिद्वंद्वी था और मैं उससे बस कुछ ही हाथ की ऊंचाई पर था। मेरी ऊंचाई उससे केवल कुछ हाथ की दूरी थी और मैं धोती पकड़े लटक रहा था।
तो इन्होंने जो है जब नीचे उतरना शुरू किया, जैसे जैसे ये नीचे उतरे वैसे ही ये जो है अब सांप से बहुत करीब पहुंच गए थे। सांप से करीब पहुंचकर ये केवल कुछ हाथ की ऊंचाई पर ही थे और अब बस वो धोती को पकड़े लटक रहे थे और कुछ ऊंचाई पर उनके कुछ हाथ नीचे ही सांप था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। डेंग आपको बताया मैंने ना, सुई जिसके सहारे रस्सी को नीचे डालते हैं उसको डेंग कहते हैं, तो वह बीचों बीच होता है और डेंग से रस्सी बंधी हुई थी, इसीलिए वह जो है रस्सी भी बीचों बीच थी। डेंग से बंधी होने के कारण रस्सी धोती जो है बीचों बीच थी और बीचों बीच वह भी लटक रहे थे और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। परिधि बोलते हैं चारों तरफ की जो चौड़ाई होती है, गोलाई, उसको परिधि बोलते हैं। तो उन्हें परिधि को नापना था, उन्हें बीचों बीच ही उतरना भी था, क्योंकि चिट्ठी उतारने लेने के लिए उन्हें बीचों बीच उनका उतरना आवश्यक था।